आज रुद्र के साथ पूरे रंधावा परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिलने वाली थी। अगर आज कोर्ट में रुद्र और उसके पापा की मिस्ट्रेस चांदनी के अफेयर वाला गुनाह साबित हो जाता तो पूरा भोपाल रंधावा परिवार पर थू थू करता, जो कि अभी कर ही रहा था, लेकिन छुप छुपा कर। रुद्र का गुनाह साबित होते ही सबको सरेआम ये सब करने का मौका मिल जाएगा। तुम लोग जल्दी से भीड़ को यहां से हटाओ, जल्दी से रास्ता क्लियर करो और सबको कोर्ट रूम तक लेकर आओ। गवर्नर मिस्टर आहूजा ने स्टाफ को ऑर्डर देते हुए कहा। गवर्नर का ऑर्डर मिलते ही वहां मौजूद पुलिस और बाकी स्टाफ रास्ता क्लियर कराने में लग गए। उन लोगों ने दोनों तरफ से भीड़ खाली की और फिर एक घेरा बनाकर रुद्र को कोर्ट लेकर जाने लगे। जब वो लोग कोर्ट जा रहे थे तब सारे लोगों को दूर करने के बाद भी वहां कुछ रह ही जा रहे थे, जो उनके पीछे पीछे आकर जुड़ते जा रहे थे। पुलिस की टीम उनको रुद्र से दूर करती, फिर थोड़ी देर बाद पीछे चलते चलते वो उसके करीब आ जाते। जब तक वो लोग कोर्ट के अंदर पहुंचे तब कोर्ट के गेट तक लोगों की भीड़ की वजह से वो जगह खचाखच भर चुकी थी। गवर्नर अभी भी अपने ऑफिशियल कपड़ों में नहीं था। उसने वो पार्टी के कपड़े पहन रखे थे जो उसने रात को पहने थे, और क्योंकि जज की बजाय वो खुद ही जज के तौर पर ही इस केस का फैसला करने वाला था, तो इसलिए वैसे किसी कानूनी सभा में उन कपड़ों में नहीं बैठ सकता था। इसलिए वो अपने कपड़े बदलने चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार आर्य की तरफ पलट कर देखा। हालांकि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो कैजुअली आर्य को देख रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में आर्य से उम्मीद की झलक थी, जो आर्य भी अच्छे से समझ रहा था। आर्य पर भरोसा करके गवर्नर इस केस को तो आगे ले आया, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि आगे इसमें और क्या क्या पहलू जुड़ते जाएंगे। अरे बेटा, मुझे निराश मत करना। मैंने सिर्फ एक तुम्हारे सच के भरोसे रंधावा परिवार से पंगा ले लिया है, मिस्टर आहूजा ने जाते जाते आर्य से कहा। आर्य ने भी मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सर, आप फिक्र मत कीजिए। ऐसा लग रहा था जैसे गवर्नर को महसूस हो गया था कि आर्य ने जानबूझकर ऐसा किया था, लेकिन अब गवर्नर के पास आर्य पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अभी से लेकर आखिर तक आर्य और गवर्नर को एक ही साइड में रहना था, क्योंकि वो गलती से भी गवर्नर को ये शक नहीं होने दे सकता था कि ये सारा मामला जैसा दिख रहा था वैसा है नहीं, और कहीं ना कहीं गवर्नर भी आर्य का इस्तेमाल कर रहा था, और आर्य तो उसका इस्तेमाल कर ही रहा था। उसे इस केस में भी कैसे भी खुद को सही साबित करना था, जिससे वो आगे भी गवर्नर को अपनी तरफ रख सके। उधर दक्षिणी बॉर्डर पर इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके वापस आई थी। मार्शल, क्या आप इस जीत के बाद भोपाल वापस जाएंगे? मार्शल के एक जूनियर ऑफिसर ने उनसे सवाल किया। नहीं, उस इंसान का जवाब बिल्कुल सीधा ना में आया। ना ही मार्शल ने कोई बात कही, ना वजह दी, ना मुस्कुराया, सिर्फ भोपाल जाने से मना कर दिया। मार्शल, आप पिछले 3 साल से भोपाल नहीं गए। अगर आप इस बार भी नहीं गए तो वहां के लोगों को जरूर बुरा लगेगा, और इस बार वो लोग फिर से मुझ पर आपका गुस्सा निकालेंगे। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस बार आप मेरी मदद के लिए ही सही, लेकिन मेरे साथ चलिए। उस जूनियर ऑफिसर ने मार्शल से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो देगा अगर मार्शल ने उसकी बात नहीं मानी तो, लेकिन उसके लिए बदकिस्मती की बात थी कि इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी मार्शल ने उसकी बात नहीं सुनी। सुनो ऑफिसर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
मुझे अब मार्शल को यह बात बतानी ही पड़ेगी। एक दूसरे जूनियर ऑफिसर ने पहले ऑफिसर विनीत से कहा। वो भी उसके साथ ही मार्शल के पीछे पीछे घूम रहा था। केतन ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तभी उसने देखा कि मार्शल किसी काम से उसकी तरफ ही आ रहा है। मार्शल, मैंने सुना कि आपकी आंटी आपकी शादी की तैयारी कर रही हैं। वो कुछ दिनों से भोपाल के अमीर, खानदानी, इज्जतदार और रुतबे वाले परिवारों से मिल रही हैं। अब तो लोग भी इस बारे में बात करने लगे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो जल्दी ही आपका रिश्ता किसी के साथ फिक्स कर सकती हैं। और अब तो हमारी इस जीत के बाद उनके पास सामने से भी रिश्ते आने लगे हैं। तो अगर आप ना चाहें तब भी कुछ दिनों में आपको भोपाल तो जाना ही पड़ेगा। जूनियर ऑफिसर केतन ने मार्शल को नई इंफॉर्मेशन देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मार्शल अपनी जगह पर रुक गया और फिर पीछे पलटकर उसने अपने जूनियर ऑफिसर से कहा, जाओ और सबको कहना कि 2 घंटे में मेरे टेंट के बाहर सब लोग आ जाएं। मुझे सबके साथ एक जरूरी मीटिंग करनी है। 3 दिन बाद मैं भोपाल के लिए निकलूंगा। मार्शल ने अपने स्टाफ से कहा। जय हिंद मार्शल, केतन ने एक्साइटेड होते हुए कहा और फिर वहां से जाने लगा। जाते जाते फिर उसने कहा, हां, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब तक आपका ऑर्डर पहुंचा दूंगा। उसे वहां से खुश होकर जाते हुए विनीत ने देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि मार्शल ने उसकी बात सुन ली थी और भोपाल जाने के लिए हामी भर दी थी। उधर दूसरी तरफ वीरेंद्र आहूजा के कोर्ट का अलग ही माहौल था। वहां की भीड़ अब भी आपस में बात करने में लगी हुई थी। तभी गवर्नर आकर जज की कुर्सी पर बैठ गए। वो लोग बातों में इतने खोए हुए थे कि उनको पता तक नहीं चला कि गवर्नर कब जज की कुर्सी पर आकर बैठ गए। जज की कुर्सी पर बैठने के बाद जब उसने जज वाला हथौड़ा टेबल पर मारा, तब जाकर लोगों की आवाजें बंद हुई। सारे लोग अपनी जगह पर बैठ गए और फिर एक कटघरे में आर्य खड़ा था और दूसरी तरफ रुद्र और उसके आरोपी दोस्त। अब उस कोर्ट में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। रुद्र रंधावा, तुमने आर्य पर इल्जाम क्यों लगाया? गवर्नर ने रुद्र से सवाल करते हुए कहा। मैंने उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उसने ही गलत करके मुझे अपनी जगह फंसाया है। रुद्र ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। कोर्ट में रुद्र को बदतमीजी करते देखकर गवर्नर ने फिर से टेबल पर हथौड़ा पटका और गुस्से में कहा, बेशरम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। सिर्फ मैंने ही नहीं, इतने सारे लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। तो तुम सबको झूठा नहीं बना सकते। क्या इतना होने के बावजूद भी तुम कहानी बनाओगे? अगर तुमने अभी भी अपनी गलती नहीं मानी तो तुम पर पेनल्टीज लगा दूंगा। गवर्नर ने रुद्र को डांटते हुए कहा। अभी भी रुद्र का चेहरा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसके पीछे जो 4 लड़के थे वो अब तक सोबर हो गए थे। होश में आने के बाद तो गवर्नर के डर से उनकी हालत खराब हो रही थी। जैसे ही उन लोगों ने उस हथौड़े की आवाज सुनी, वो डर से कांपने लगे और उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। असल में वो डांसर हमारे पास आई थी और वो हमें इशारों में अपने पास बुलाने लगी। हमने कुछ भी नहीं किया सर, प्लीज हमें जाने दीजिए। लड़कों में से एक लड़के ने डरते डरते कहा। जब रुद्र ने उन लोगों को ये सब बोलते हुए सुना तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया, इसलिए उसने उन लोगों को घूर कर देखा और डांट दिया। चुप हो जाओ तुम लोग, क्या बकवास किए जा रहे हो?
रुद्र, कोर्ट की प्रोसीडिंग के बीच में मत बोलो। मिस्टर आहूजा ने पहले तो रुद्र को डांटा और फिर उन लड़कों की तरफ देखते हुए उसने कहा, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग खुद अपना मुंह खोलकर मुझे सारी सच्चाई नहीं बताओगे, और अगर तुम लोगों ने यह सोच ही लिया है तो फिक्र मत करो, मेरे पास तुमसे सच उगलवाने का दूसरा रास्ता भी है। ऑफिसर, डंडा लेकर आओ और इन 5 लड़कों को 10-10 डंडे मारो। मिस्टर वीरेंद्र आहूजा ने पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देते हुए कहा। यस सर। उस ऑफिसर ने गवर्नर की बात मानते हुए कहा और फिर वो डंडा लेने के लिए बाहर चला गया। नहीं 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 नहीं, हम सब सच बताएंगे, हमें मत मारिए, प्लीज प्लीज हमें मत मारो। लड़कों ने डरते डरते कहा, ये सब रुद्र का आइडिया था, हमें तो बस उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, हम तो बस वही करते गए जो उसने कहा, इसलिए हमें मत मारो। उन लड़कों में से एक ने गवर्नर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ये सही बोल रहे हैं, हमें कहा था कि हमें इस मामले में आर्य को फंसाना है, इसलिए हमारी कोई भी गलती नहीं है। दूसरे लड़के ने गवर्नर को उस रात की बात बताते हुए कहा। ये चारों लड़के जो सिर्फ देखने में होशियार लगते थे, उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और जैसे ही उन लोगों ने सुना कि अगर वो लोग सच्चाई नहीं बताते हैं तो उनको डंडों से पीटा जाएगा, तो उनकी सारी हिम्मत वहीं खत्म हो गई और उन्होंने बिल्कुल एक तोते की तरह पूरी बात गवर्नर को बता दी, और साथ ही अपने हिस्से का इल्जाम भी रुद्र पर डाल दिया। आर्य ने सोचा नहीं था कि उन लोगों से निपटना उसके लिए इतना आसान हो जाएगा, और तो और उन बेवकूफ लोगों ने आर्य के लिए भी अब रास्ता साफ कर दिया था। उनकी बात सुनकर रुद्र को इतना गुस्सा आया कि वो अपने आपे से बाहर हो गया और उसने कोर्ट में ही चिल्लाना शुरू किया और उन लड़कों को धमकी देते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि फालतू कुछ भी मत बोलना, और तुम लोग जो अपने आप को होशियार समझकर सारा दोष मेरे ऊपर डाल रहे हो, इतना जान लो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो रंधावा परिवार तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। रुद्र को गुस्से में बिल्कुल होश ही नहीं थी। उससे पहले भी 2 बार वार्निंग मिल चुकी थी। उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखकर फिर से गवर्नर ने टेबल पर हथौड़े से इतना जोर से मारा था कि वहां के लोग और यहां तक कि रुद्र भी शांत हो गया। रुद्र, भूलो मत, ये कोर्ट है, तुम्हारा घर नहीं है जहां तुम्हें चिल्लाने की इजाजत मिले। मिस्टर वीरेंद्र आहूजा ने रुद्र को डांट लगाते हुए कहा, ऑफिसर आओ, इसे आकर चांटे लगाओ। ये इसकी तीसरी और आखिरी वार्निंग थी। मिस्टर आहूजा ने पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देते हुए कहा। रुद्र की हरकत से मिस्टर आहूजा का गुस्सा लिमिट से बाहर हो चुका था। बार बार वार्निंग देने के बाद भी जब उसने मिस्टर आहूजा की बात नहीं सुनी, तब उन्हें लगा कि अब तो रुद्र को उसकी जगह दिखानी ही पड़ेगी। क्या ऐसे सबके सामने रुद्र को पनिशमेंट देना मिस्टर आहूजा के लिए सही साबित होगा? क्या मिस्टर आहूजा के फैसले के बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी, या फिर अभी इस कोर्ट में होगा और भी ज्यादा ड्रामा? आखिर आर्य कुछ बोल क्यों नहीं रहा था? उसने कोर्ट के सेकंड हाफ के लिए क्या प्लान कर रखा है?